चैप्टर 7 देख रहे हैं जी। पहले 6 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, या ऐसे कहना चाहिए मैं पढ़ा चुका हूँ तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म हो जाएगी। और जिस दिन हमने आगाज़ किया था इस चैप्टर को, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 का खुलासा जो था वो हमने लिखा था कि एक्चुअली जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी बिजनेस को देखना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहले तो मैनेजेरियल हायरार्की देखते हैं कि कोई टॉप मैनेजमेंट होगी, कोई मिडिल मैनेजमेंट होगी और कोई लोअर मिडिल मैनेजमेंट होगी। या इसी को फिर हम क्या कहते हैं, टॉप मैनेजमेंट के क्या काम है, 1 से 5 साल यानी जिसे हम लॉन्ग टर्म प्लान बोल देते हैं, और मिडिल मैनेजमेंट 1 to 2 ईयर्स के प्लान बना रही होती है, और ऑपरेशनल जो लोग हैं जो नीचे हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ईयर टू ईयर डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसी को हम, जो ये लोग काम कर रहे हैं ये हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोलते हैं, इसको हम टेक्निकल प्लानिंग बोलते हैं, और इसको हम ऑपरेशनल प्लानिंग बोलते हैं। और बाद दफा इसी प्लानिंग के नाम से हम इसे मैनेजमेंट भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ये टेक्निकल मैनेजमेंट है और ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट है। फिर हमने कहा था कि जी स्ट्रेटजी से क्या मुराद है, कि आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, फिर समटाइम आप बिजनेस स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, और समटाइम आप फंक्शनल स्ट्रेटजी बना रहे होंगे किसी पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड। फिर हम और थोड़ा आगे चले, फिर हमने कहा कि अच्छा इस पूरे पार्ट का जो मेरे पास है, पहले 8 चैप्टर मेरी जिम्मेदारी में है, 7वां हम पढ़ रहे हैं, तो मैनेजेरियल एनालिसिस के अंदर हमने क्या क्या काम करने हैं। हमने कहा कि जी एक हमने इंटरनल एनालिसिस ऑफ द बिजनेस करना है और एक हमने एक्सटर्नल एनालिसिस ऑफ द बिजनेस करना है। हमने कहा जी इंटरनल एनालिसिस किस तरह की बातों का करना होगा कि यार हमारे एचआर की पोजीशन क्या है, हम टेक्नोलॉजिकली कहाँ खड़े हैं, हम फाइनेंस हमारे पास कितना अवेलेबल है, हमारे प्रोसेसेस कितने स्ट्रीमलाइन हैं, या हमारे पास कोई पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट हैं। फिर हमने इनको डिफरेंट नाम देने शुरू कर दिए थे, ठीक है ना। हमने पेस्टल एनालिसिस के अंदर इन चीजों को अलग से नाम दिया, पोर्टर ने आकर अपने तरीके से कुछ नाम देने शुरू कर दिए। कल सॉर्ट एनालिसिस के अंदर हमने कहा यार इनमें से जो चीजें हमारी स्ट्रेंथ होंगी उनको हम सॉर्ट एनालिसिस में एज अ स्ट्रेंथ रिप्रोड्यूस करेंगे, कि मसलन जी ये कंपनी फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रांग है, इसको पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शॉर्ट एनालिसिस के अंदर ये बात हम ले रहे होंगे। मसलन अगर हम पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का शॉर्ट एनालिसिस करें तो वहां जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमें नजर आएगी दैट इज फाइनेंस। ये वो कंपनीज हैं जिनके पास पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन कंपनीज में आपको कभी लोन नहीं नजर आएंगे। क्यों? बिकॉज लोग एडवांस में पैसे जमा करवाकर 6-6 महीने कंपनी लोगों का पैसा लेती है और फिर गाड़ियां प्रोवाइड करती है, तो वो एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर की इतनी बड़ी अमाउंट नजर आएगी, जो कि हम इस सेक्टर की इंडस्ट्री की बात कर रहे होंगे तो हम इसको एज अ स्ट्रेंथ लिखेंगे ऑब्वियसली, कि यार पैसा इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नजर नहीं आ रही होगी। फिर एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए जो उस कंपनी से बाहर की जो चीजें हैं, मसलन गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकती हैं, इट्स एन एक्सटर्नल एनालिसिस, ठीक है ना। गवर्नमेंट की पॉलिसीज किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा इंपैक्ट इंसर्ट कर सकती है, ठीक है ना। मसलन ये हमारे मुल्क में आइसक्रीम की कंपनी BR, ठीक है। अब आप आजकल में जाइए उस कंपनी की हालत देखिए बेचारी की क्या हुई है, बिकॉज इंपोर्ट बैन हो गई है। तो उस कंपनी का अपने सारा जो बिजनेस का प्रोसेस था, जो बिजनेस का मॉडल था, वो सब रिवैम्प करना पड़ रहा है। उन्हें लग रहा है जो आइसक्रीम हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, पता नहीं शायद हम इसी को सेल कर पाएंगे। मसलन इनका बिजनेस मॉडल ये था कि आप आउटलेट पर गए हैं तो इनके यहाँ बिल्कुल नॉर्मल बात थी कि कस्टमर को कहते थे यार ये हमारे 32 फ्लेवर्स हैं, आप इनको टेस्ट कर लीजिए, पहले जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिए, और ये बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपको टेस्टिंग करवा रहे होते थे। फिर कोई इनकी ऑप्शन थी, कोई फलां स्कीम थी, फलां बात थी, वो सब कुछ क्लोज कर दिया बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसी उन्हें एक ऐसी नजर आ रही है जिसका फ्यूचर के अंदर उनके बिजनेस के ऊपर एक मेजर इंपैक्ट हो सकता है, कि अगर फर्दर आइसक्रीम की इंपोर्ट अलाउ ना हुई तो ये लोग अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। ठीक होगी बात जी। इसी तरह से कस्टमर्स, सप्लायर्स, इकोनॉमिक कंडीशन, राइवल्स, ये सारी बातें अब हम कहीं ना कहीं किसी एक हद तक कर चुके हैं। अब हमने क्या कर रहे हैं, आजकल हम क्या कर रहे हैं, इन बातें यही हैं जिसे हमने करना है, इन्हें डिफरेंट मॉडल्स का नाम दे देकर कर रहे हैं। पोर्टर ने अपना एक मॉडल बना दिया, शॉर्ट एनालिसिस में हमने एक स्टाइल से बातें कर ली, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हमने एक तरीके से बातें शुरू कर दी। फिर इसी बात को ऐसे भी देखा जा सकता है कि इंटरनल एनालिसिस के टूल्स क्या होंगे। हमने कहा जो हमारे सिलेबस में आएगा ना, एक कैपेबिलिटी मॉडल पढ़ेंगे, एक BCG मॉडल पढ़ेंगे जो कि शायद अब नेक्स्ट क्लास में हम यही पढ़ रहे होंगे, वैल्यू चेन पढ़ेंगे, एथिक्स मॉडल पढ़ेंगे, ये इंटरनल के अंदर आ जाएगा। एक्सटर्नल के अंदर पेस्टल हम पढ़ चुके हैं, पोर्टर 5 फोर्सेस हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने कहा ये सारी बातें जब पढ़ रहे होंगे तो देखेंगे कि कोई अगर बेनिफिट हो रहा है तो वो प्रेजेंट में बेनिफिट है या कि फ्यूचर में बेनिफिट है।
अगर कोई अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस है तो क्या अभी अनफेवरेबल होगी या कि फ्यूचर में होने लगी है? जैसे भी मैं आपको आइसक्रीम की एग्जांपल दे रहा हूं, बोले अभी तो उनके पास स्टॉक मौजूद है, उनका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, लेकिन दे आर वरीड अबाउट फ्यूचर कि अगर फर्दर इंपोर्ट अलाउ ना हुई तो हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू कैसे रख सकेंगे। तो ये हम सारी की सारी बातें, ये हमारा टोटल एजेंडा था। शायद लेक्चर 1 के अंदर भी यहीं से हमने शुरू किया था, लेकिन उस वक्त ये बातें हमने पढ़ी नहीं हुई थी, इसको हमने चॉकआउट कर लिया था कि ये एजेंडा है, ये पूरा सिलेबस है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर हमने कहा जी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस या स्ट्रेटेजिक पोजीशन जब हम कर रहे होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हमने इसको डिफाइन किया था और फिर इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस को डिफाइन करके हम आगे चले थे। आ गया स्ट्रेटेजिक चॉइस, यानी अब हमने कोई स्ट्रेटजी बनानी है तो या तो हमें सामना है किस चीज का, किसी बेनिफिट का, कि यार ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है या ये मार्केट की कंडीशन चेंज हुई है, इससे हमें ये फायदा मिलेगा, और या हो सकता है आपका कोई प्रॉब्लम आ रही हो। आइसक्रीम वालों के सामने एक प्रॉब्लम आ रही है और सोलर इंडस्ट्री वाले लोग जो हैं उनके सामने एक बेनिफिट आ रहा है कि गवर्नमेंट ने उनकी इंपोर्ट को 0 रेट कर दिया, उसके ऊपर ड्यूटीज खत्म कर दी हैं। आइसक्रीम की इंडस्ट्री को नजर आ रहा है कि हमारी इंपोर्ट पर बैन लग गया है, सोलर इंडस्ट्री को नजर आ रहा है कि हमें हमारी इंपोर्ट टैक्स फ्री हो गई है, ड्यूटीज खत्म हो गई हैं। तो देखना पड़ेगा कि चॉइस के वक्त हम क्या बात एनालिसिस कर रहे हैं। किसी बेनिफिट की बात कर रहे हैं तो कैसे सोचेंगे। मैं कह रहा अगर बेनिफिट की बात है ना तो सबसे पहले देखना है क्या इमीडिएट अभी प्रेजेंट बेनिफिट है या कि फ्यूचर में कोई बेनिफिट आ रहा है। इसी तरह प्रॉब्लम है तो फौरन देखना है कि अभी इमीडिएट इसी वक्त की प्रॉब्लम है या कि फ्यूचर की प्रॉब्लम आ रही है। वो कह रहा है अगर प्रेजेंट बेनिफिट है ना, इमीडिएट बेनिफिट है, तो आपने स्ट्रेटेजिक चॉइस में क्या चूज करना है, हाउ टू रिटेन, इस बेनिफिट को कंटिन्यू कैसे कर सके, इस बेनिफिट को कैप्चर कैसे करें। जैसे कि अभी हम क्लास में लाइट गई है, अब ये एक प्रॉब्लम है, हमने देखना है किसके लिए एनालिसिस कर रहे हैं। वो सारी इंडस्ट्री, वो सारे लोग जो इलेक्ट्रिसिटी वापदा से लेकर यूज कर रहे हैं, उनके लिए ये एक प्रॉब्लम है, करंट प्रॉब्लम है, प्रेजेंट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लेकिन कोई एक प्रॉब्लम किसी दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटीज हुआ करती है। वो सारी कंपनीज जो यूपीएस बनाती हैं, जो जनरेटर सेल करती हैं, जो इस इलेक्ट्रिसिटी के इस मसाइल का सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो दोनों लोगों को अपने अपने मुताबिक स्ट्रेटजीज बनानी है, ठीक है ना। इस सारे टॉपिक का, इस सारे सब्जेक्ट का मकसद यही है कि आपके जहन को इस तरह से तैयार किया जाए कि आप एनालाइज कर सकें कि ये इशू किसके लिए प्रॉब्लम है और किसके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग ही की एग्जांपल अगर हम ले लें तो जाहिर है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके बेनिफिशरीज हैं। अभी हम आइसक्रीम इंपोर्ट बैन हुई, बेसिकली तो आइसक्रीम नहीं, अदरवाइज इंपोर्ट टेम्परेरीली बैन हो गई आपकी कंट्री के अंदर। तो उस सारे सिचुएशन के अंदर भी हमने कहा कि कुछ चीजें जो हैं वो कुछ लोगों के लिए बेनिफिट हो रहा होगा और कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम आ रही होगी। मतलब हम कह रहे हैं वो इंटरनेशनल कंपनीज जो अपनी इंपोर्टेड आइसक्रीम्स आपको यहां प्रोवाइड कर रही थी, उनके लिए प्रॉब्लम आ गई। लेकिन वो तमाम लोकल ब्रांड्स जो इन लोगों को compete कर रहे थे, क्वालिटी में कहीं इनके करीब थे, इनको टच कर रहे थे, उनके लिए तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई कि अच्छा जी इन पे बैन लग जाएगा और पीछे हम बच जाएंगे और हम मार्केट में अकेले रह जाएंगे। अच्छा जी, तो चॉइस में हम कह रहे हैं सबसे पहले अगर कोई बेनिफिट की बात है और प्रेजेंट बेनिफिट है तो हमने स्ट्रेटजी क्या बनानी है, हाउ टू रिटेन इट, कि ये जो बेनिफिट है हम इसको रिटेन कैसे करें। और अगर फ्यूचर में है तो हाउ टू गेट, ये बेनिफिट एक फ्यूचर में आने वाला है, हम इसे कैसे, हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस, हम कैसे बेनिफिट उठाएंगे। अगर प्रॉब्लम है तो हमने स्ट्रेटजी बनानी है कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करें, हाउ टू ओवरकम इट। बैन लग गया जी, आइसक्रीम की इंपोर्ट पर बैन लग गया, तो स्ट्रेटजिक चॉइस क्या लेनी पड़ेगी कि देखें कि क्या उसके इंग्रेडिएंट पर भी बैन लग गया, क्या हम ये मैन्युफैक्चरिंग यहां ट्रांसफर कर लें और हम इसी क्वालिटी को यहां बना लें, इंग्रेडिएंट इंपोर्ट कर लें, तो क्या इससे बचा जा सकता है। तो ये हमें कहीं स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, हाउ टू ओवरकम, ऑल्टरनेटिव क्या है मेरे पास। और अगर कोई फ्यूचर है तो हाउ टू अवॉइड, कि फ्यूचर के अंदर मैं इसको कैसे अवॉइड कर सकता हूं, किसी भी पॉलिसी, किसी भी चीज को मुझे देखना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे लेकर चल सकता हूं। फिर ये चैप्टर ना चंद छोटी छोटी बातें आपको समझा रहा है शुरू के 2-3-4 पेजेस के अंदर, क्योंकि आगे जब एनालिसिस होगा तो ये टर्म कहीं हम यूज कर रहे होंगे तो कुछ चीजें आपको समझा रहा है। उसने एक बात समझाई कि कंपेटिटिव एडवांटेज से क्या मुराद है। उसने कहा यार एक टर्म यूज की, वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस से क्या मतलब है, कंपनीज मस्ट सर्च आउट वाइट स्पेसेस इन इंडस्ट्री विच यूजुअली मींस कंपीटिंग ऑन वन ऑफ टू फ्रंट। वाइट स्पेसेस का मतलब है किसी दो में से किसी एक बात को बुनियाद बनाकर आप मार्केट में कंपीट करें।
वो दो बातें क्या हैं? या डिफरेंशिएशन की बुनियाद पर या कॉस्ट लीडरशिप की बुनियाद पर। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? आप कहते हैं मेरी प्रोडक्ट डिफरेंट है इसलिए मैं ज्यादा प्राइस चार्ज कर लूंगा, मेरी क्वालिटी बेहतर है इसलिए मैं प्राइस ज्यादा चार्ज कर लूंगा। डिफरेंशिएशन, क्वालिटी बेहतर दे दें, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दें ताकि दूसरी प्रोडक्ट के साथ बराह रास्त कंपटीशन में ना आ रहे हो। या फिर कॉस्ट लीडरशिप करें, आप कहें कि यार प्रोडक्ट तो मेरी भी वैसी है लेकिन मैं आपको सस्ती प्रोवाइड कर रहा हूं। इन दो में से एक चीज भी है तो हम कहते हैं कि ये क्या है? कंपेटिटिव एडवांटेज है। लेकिन वो कहते हैं अगर आपने दोनों ही कर दी हैं तो फिर ये बड़ी खतरनाक बात है जिसको मैनेजमेंट में हम क्या कहते हैं? किस ऑफ डेथ है। वो कहता है कि भाई ये दोनों बेनिफिट देकर आप नहीं चल सकते, आपकी प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएट हुई हो और आप सस्ता भी बेच रहे हो। नहीं, अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएट थी तो फिर आपको महंगा बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमा लेना चाहिए था। अच्छा जी अल्टीमेटली एक देखिए, एक अपॉर्चुनिटी जो आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, हर जगह पे जब आप बिजनेस एनालिसिस कर रहे हो ना तो थोड़ी देर के लिए कंज्यूमर के माइंडसेट से बाहर आ जाना क्योंकि जनरली तो हम 24 आवर्स कौन है? कंज्यूमर है, तो हमारा माइंड वैसे ही सोच रहा होता है। तो समटाइम हम कह रहे थे यार ये बात तो ठीक नहीं है। नहीं, आप एक बिजनेस के माइंड से सोचे। बिजनेस में अगर एक अपॉर्चुनिटी राइज हुई है ना तो आपने उसे कैश करना है। यही हम कह रहे हैं ना, हम यही कह रहे हैं, यहां यही बताया जा रहा है। पोर्टर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है ना। ये एक राय है, हमारी राय से उल्ट हो सकती है, ठीक है ना। ये डिफरेंट मॉडल्स का मतलब है, ये डिफरेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं, उनकी राय है। पोर्टर के ख्याल में ये इसलिए गलत है कि अगर आपके पास एक यूनिक प्रोडक्ट है, आपकी गाड़ी की माइलेज बाकी गाड़ियों से ज्यादा है और मुल्क में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, तो यही टाइम है ना जिसके ऊपर आप डिफरेंशिएशन की बुनियाद पर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। माइकल पोर्टर कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि बिजनेस नाम है अपॉर्चुनिटीज का। आज अगर आपकी माइलेज ज्यादा है तो ये आपके पास, अभी आपने लाइफ साइकिल भी पढ़ लिया, उसको लिंक करें। अगर आज आपकी गाड़ी अच्छी माइलेज कर रही है और आप लीड कर रहे हैं तो इट्स अ मैटर ऑफ 2 मंथ 3 मंथ। दूसरों की कोई आपके पास टेक्नोलॉजी आसमान से तो नहीं आ गई ना, इसलिए कॉपी हो जाएगी फौरी तौर पे। आपने अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी की है तो फौरन कॉपी हो जाएगी। तो वो जो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी आपको थोड़े से टाइम के लिए, आपने बिजनेस में वो एंजॉय करनी है। मैं फिर कह रहा हूं, कंज्यूमर के माइंडसेट से बाहर आ जाए। एक सिचुएशन क्रिएट हुई, आपकी मोनोपोली हो गई है, तो बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेस कहते हैं यस, एंजॉय द मोनोपोली। जब कंपटीशन आएगा फिर हम कंपटीशन पर उतर आएंगे, क्योंकि जो भी आपने डिफरेंशिएशन की है ये तो इट्स टाइम बाउंड। थोड़े से अरसे के बाद डिफरेंशिएशन तो खत्म हो जाएगी। कल पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोथ फेज, जैसे ही उससे अगले फेज में जाएंगे तो सारी प्रोडक्ट ने एक जैसे हो जाना, कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहनी। तो ये जो थोड़ा सा टाइम फ्रेम है इसके अंदर आप बेनिफिट उठाइए अगर उठा सकते हैं। अच्छा जी, फिर अब नॉलेज आना शुरू हुआ कि जी एक लफ्ज हमने मार्केट इस्तेमाल करना है बार बार। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस। आपको पता है जिंदगी में भी ऐसी बात कर रहे थे कि जी मोबाइल परचेज करना है यार, कौन सी मार्केट है, लैपटॉप लेना है कहां जाऊं, कैमरा लेना है कहां जाऊं, तो हर चीज की, एयर कंडीशन लेना है तो कहां जाऊं। तो मार्केट इज अ प्लेस। वो कहते हैं मार्केट जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बुनियाद पर भी कोई प्लेस हो सकती है, इसको भी मार्केट कह सकते हैं। कस्टमर्स की बुनियाद पर भी कोई मार्केट हो सकती है और ज्योग्राफिकल बुनियाद पर भी कोई मार्केट हो सकती है। तो मार्केट की बुनियाद प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या सर्विसेज हो सकती है। अकाउंटेंसी की मार्केट है, ये फलां सर्विसेज की मार्केट है, ये फलां सर्विसेज की मार्केट है। ये कस्टमर की बुनियाद पे हो सकती है और ये ज्योग्राफिकल बुनियाद पर भी हो सकती है। फिर एक टर्म इस्तेमाल की है इंडस्ट्री और सेक्टर। एन इंडस्ट्री और सेक्टर कंसिस्ट ऑफ सप्लायर हु प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज। वो कहते हैं हम इंडस्ट्री किसको कहते हैं? एक ऐसा काम जहां लोग सिमिलर काम कर रहे हैं, मसलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री। ये क्या हो रहा है? यहां पे जो सारे लोग हैं वो तकरीबन मोर और लेस एक जैसा काम कर रहे हैं और आपस में हो सकता है एक दूसरे के कंपेटिटर हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि अभी हमने सीखना है कि कब हम कंपेटिटर होते हैं और कब हम कंपेटिटर नहीं होते। मसलन एक सेक्टर हम कह सकते हैं जी टेक्सटाइल, शुगर, ऑटोमोबाइल्स।
तो अगर आज आप जाके जरा कराची स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ओपन कीजिएगा और उसका ऑल शेयर इंडेक्स आपने ओपन करना है, ठीक है ना। कराची स्टॉक एक्सचेंज की वो खोल के वेबसाइट खोल के वहां एक आ रहा होगा ऑल शेयर इंडेक्स। जब आप ऑल शेयर इंडेक्स खोलेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज ने उसको सेक्टर वाइज अरेंज किया होगा। सारी टेक्सटाइल की कंपनीज एक जगह लिखी होंगी, सारी शुगर की कंपनीज एक जगह लिखी होंगी, सारी ऑटोमोबाइल्स एक जगह होंगी, सारी फार्मास्यूटिकल्स एक जगह होंगी, सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज एक जगह होंगी। एक्चुअली किसकी बात हो रही है? सेक्टर्स की बात हो रही है, इंडस्ट्री की बात हो रही है। क्योंकि सम टाइम हमने देखना है कि यार अगर कोई एक पॉलिसी आई है या कोई एक इंपैक्ट दुनिया के अंदर आया है तो हमने देखना है किस सेक्टर को इंपैक्ट करेगा। मसलन अभी इस बजट में बैंकिंग सेक्टर के ऊपर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, थोड़ा और इंक्रीज कर दिया, तो इस पॉलिसी का इंपैक्ट कहां पड़ेगा? बैंकिंग सेक्टर पे पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन टेक्सटाइल पे उस तरह नहीं पड़ेगा, शुगर पे उस तरह नहीं, इनडायरेक्ट तो पड़ेगा इंपैक्ट, लेकिन डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पड़ रहा होगा? बैंकिंग सेक्टर पे पड़ रहा होगा। इसलिए हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार सेक्टर से क्या मुराद है। अच्छा जी, फिर उसने कहा जी इंडस्ट्रियल सेगमेंट। पहले एक सेक्टर आ गया, अब सेगमेंट आ गया। सेक्टर के नीचे सेगमेंट है, ठीक है ना। मसलन टेक्सटाइल एक सेक्टर है, अब टेक्सटाइल के अंदर क्या होंगे? सेगमेंट्स होंगे, ठीक है ना। टेक्सटाइल के अंदर क्या होंगे? एन इंडस्ट्री सेगमेंट इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल पार्ट ऑफ ए लार्ज इंडस्ट्री। मतलब टेक्सटाइल जिस सेक्टर को हम कह रहे हैं उसके अंदर ये सारे लोग आ गए। सबसे पहले एक इंडस्ट्री आएगी जिसको हम कहते हैं जिनिंग इंडस्ट्री, ठीक है, जिनर्स जिनको बोलते हैं, जिनिंग इंडस्ट्री। ये क्या करती है? कॉटन परचेज करती है किससे? किसान से, और उस कॉटन को उस सफाई करते हैं उसकी, उसमें से बाकी सीड्स वगैरह निकालते हैं और फिर उसको पैक कर देते हैं बेल्स की शक्ल में। अब ये प्योर कॉटन की शक्ल आ गई है, बेल्स बन गई हैं, ये बेल आगे ट्रेड होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या बन गया? एक सेगमेंट बन गया। फिर इन बेल्स को परचेज करता है कौन? स्पिनिंग वाला आदमी, ठीक है। अब हम स्पिनिंग मिल्स, कई आपको टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल, फलां स्पिनिंग मिल, इसका मतलब है ये क्या करते हैं? ये बेल्स परचेज करते हैं और इसको धागे में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम यान बोलते हैं। यान आ गया। फिर उससे आगे सेक्टर आ जाता है वीविंग। अब इस धागे की बुनती होकर इससे कपड़ा बन गया, फिर डाइंग, फिर और बाकी के सारे काम आ गए। तो ये सब क्या है? किसी इंडस्ट्री के सेगमेंट्स हैं, ठीक है ना। या इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली हो सकता है किसी एरिया का। अब हमने कभी चॉइस करनी है कि यार हम टेक्सटाइल में बिजनेस करते हैं, तो इसका मतलब अगली चॉइस करनी पड़ेगी यार टेक्सटाइल के किस सेगमेंट में जाना, ठीक है ना। टेक्सटाइल के किस सेगमेंट में जाना है? हम स्पिनिंग में लगाना चाहते हैं, हम वीविंग लगाना चाहते हैं, हम उसके बाद आगे मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं, इंपोर्ट में आना चाहते हैं, एक्सपोर्ट, डिसाइड करना पड़ेगा। हमें लग रहा है मोबाइल का बिजनेस बड़ा अच्छा है अब ये आने वाले दौर में, अभी भी, बल्कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो हर एक के पास हो सिवाय मोबाइल के, ठीक है ना। हमें लग रहा है यार ये बड़ा जबरदस्त बिजनेस है। ओके, हम स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं कि इस बिजनेस को किया जाए, बड़ी अच्छी बात है। किस सेक्टर में, किस सेगमेंट में? क्या मैन्युफैक्चरिंग करें, क्या ट्रेडिंग करें, या असेंबली करें, ठीक है ना। अब हर एक के अपने अपने प्रॉफिट, बेनिफिट, ड्रॉबैक देखने पड़ेंगे हमें। सॉर्ट एनालिसिस किया जा सकता है, पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस किया जा सकता है इस इंडस्ट्री का, कि जनाब गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड मोबाइल्स के ऊपर टैक्सेस लगा रखे हैं और वो बड़े हाई टैक्सेस हैं। इसका मतलब है शायद इस वक्त इंपोर्ट करके मोबाइल सेल करना उतना अच्छा बिजनेस ना हो जितना कि लोकली बनाकर हम करेंगे तो ये बिजनेस अच्छा होगा। किसी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी हमारे सेगमेंट के डिसीजन को मेजरली इंपैक्ट कर सकती है। जैसे पहले गवर्नमेंट ने, लास्ट जो गवर्नमेंट गई, उन्होंने ऑटोमोबाइल्स के अंदर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, एमजी मोटर्स आ गई आपकी कंट्री के अंदर, और उन्होंने एक शेयर लेना शुरू किया और थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा सा हिलाया। लेकिन साथ ही गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस कर दी कि नहीं, जो गाड़ियां पाकिस्तान में असेंबल नहीं हो रही हैं उनके ऊपर एक हैवी टैक्स लगा दिया गया। तो आपने पिछले दिनों सुनी थी कि एमजी की प्राइस एक दिन में ही कोई 22 लाख रुपया बढ़ गई, तो एक्चुअली वो टैक्स लग गए थे गवर्नमेंट के। अब इस इंडस्ट्री का जो बिजनेसमैन बैठा है, अब उसने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है कि क्या करूं। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो यहां जो पहले काम कर रहा था, ट्रेडिंग कर रहा था, बनी बनाई गाड़ी ला रहा था, अब वो एटलीस्ट असेंबली शुरू कर दे, पार्ट्स बाहर से मंगवा ले, असेंबली शुरू कर दे, ताकि उसकी गाड़ी के ऊपर जो 18-19 लाख रुपए का टैक्स लगा है वो निकल जाए और वो दोबारा कंपीट कर सके किया को और फुला को, उस रेंज की गाड़ियों को जिनके साथ वो कंपीट कर रहे। एक्चुअली इस
पर्पज के लिए हम ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन ये पहले 2-3 पेजेस के अंदर एग्जामिनर आपको समझा रहा है। सेगमेंट्स आर विद इन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के अंदर सेगमेंट्स होंगे, जैसे अभी हमने टेक्सटाइल का जिक्र किया। फिर वो कहता है जी, ये भी पोर्टर ने ही इसको भी किया कि जेनेरिक टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज कितनी हैं। पोर्टर ने कहा कि देयर आर 5 जेनेरिक टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। पोर्टर इंडस्ट्रीज को 5 हिस्सों में डिवाइड करता है। नंबर 1 फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज, वो कौन सी हैं? फर्म्स आर स्मॉल एंड ईच सेल टू स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल मार्केट। वो कह रहे हैं फ्रेगमेंटेड हम उस इंडस्ट्री को कहते हैं जहां छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं और वो थोड़ा सा हिस्सा मार्केट का शेयर अपना ले रहे हैं। उनमें से कोई एक फैक्ट्री बंद हो जाए तो मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई 2, 4, 5, 6 फैक्ट्रीज बंद हो जाए तो मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज इनके पास जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा है। लेकिन अगर कोई ऐसी मार्केट हो जिसमें फ्रेगमेंटेड नहीं है, 2, 3, 4 लोग ही हैं और जो लोग हैं उनका काफी बड़ा बड़ा मार्केट शेयर है। मतलब आप एज्यूम कर लें कि नेस्ले के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में कोई प्रॉब्लम आ जाए और वो 1 महीने के लिए शट डाउन हो जाए, तो आपकी कंट्री के अंदर मिल्क प्रोडक्ट के अंदर एक कोहराम मिट जाएगा, बिकॉज एक मेजर मार्केट का पोर्शन की सप्लाई आउट हो जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब होगी, एक मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन आपके इलाकों के अंदर छोटे छोटे मिनरल वाटर के प्लांट्स लगे हुए हैं, उनमें से कोई एक प्लांट बंद हो जाए, उसकी बत्ती कट जाए, उसको फूड वाले बंद कर जाए, सील कर जाए, तो वाटर की इंडस्ट्री में कोई कोहराम नहीं मिचेगा, बिकॉज ये इंडस्ट्री कौन सी है? फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। अच्छा जी, सेकंड आ गया इमर्जिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज जस्ट स्टार्टेड टू डेवलप एंड आर लाइकली टू बिकम मच बिगर एंड सिग्निफिकेंट इन फ्यूचर। वो कह रहा है ये वो इंडस्ट्रीज है जो बज़ाहिर अभी शुरू हुई आपकी कंट्री में, उस रीजन में जहां बैठकर आप एनालिसिस करें, लेकिन नजर आ रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये मेजर इंडस्ट्री हो जाएगी, भाई ये बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लेगी। तो इसके लिए पोर्टर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? इमर्जिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल जी, बताइए जी, कोई एग्जाम्पल बताइए। सोलर पैनल हो सकता है, ऑनलाइन एजुकेशन की इंडस्ट्री हो सकती है, ऑनलाइन तालीम की इंडस्ट्री हो सकती है, और बहुत सारी इंडस्ट्री हो सकती हैं जिसको जो आपको लगेगा कि यार आने वाले दौर में यही मेजर इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। मेच्योर इंडस्ट्री। अब ये किताब ऐसे चल रही है, टीचर को अपने सब्जेक्ट को किसी एक लॉजिकल सीक्वेंस में लेके चलना पड़ता है। जो अक्सर लोग जो ऑथर्स होते हैं वो टीचर नहीं होते ज्यादातर, इसलिए वो सब्जेक्ट को लिख देते हैं, उन्हें सीक्वेंस नहीं समझ आ रही होती कि ये कहां जाकर पढ़ाया जा सकता है। अब ये सारी बातें आपके किताब में शुरू में लिखी हुई हैं, हम इसे कहीं दरमियान में ला कर पढ़ रहे हैं, रीजन अदरवाइज ये बातें समझाई नहीं जा सकती। जैसे अभी देखिए, मेच्योर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज इन विच प्रोडक्ट्स हैव रीच्ड द मैच्योर फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अब जहां ये ऑथर ने लिखा है वहां तो लाइफ साइकिल पता ही नहीं आपको क्या होता है, तो ये तो बात नहीं समझाई जा सकेगी। अब आप लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पढ़कर आए हुए सारी की सारी। तो मैच्योर इंडस्ट्री हम किसको कह रहे हैं? जो इंडस्ट्री मैच्योर फेज में एंटर होगी। इसका मतलब उसने क्रॉस कर लिया क्या? इंट्रोडक्शन का फेज, ग्रोथ का फेज, और अब वो तीसरे वाले फेज में चली गई है, उस इंडस्ट्री को हम क्या कह रहे हैं? मैच्योर इंडस्ट्री। अच्छा, डिक्लाइन इंडस्ट्री। अब ये भी हमें फौरन समझ आ गई कि ये वो इंडस्ट्री है जो मैच्योरिटी फेज से भी आगे चली गई हुई है और डिक्लाइन फेज में चली गई हुई है। और लास्ट आ गई है ग्लोबल इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो अक्रॉस द ग्लोब काम कर रही हैं और ये ग्लोबल लेवल पर काम हो रहा है, इसका लोकल उससे ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं रहता। तो पोर्टर कहते हैं कि जब आपने चॉइसेस लेनी होंगी तो आपको पहले ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि आप किस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। मसलन एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने हैं, बहुत ज्यादा वरीड हो रहे हैं, को किसके बारे में? डिक्लाइन। वो कहते हैं इतनी वरीड होने की जरूरत ही नहीं है, ये तो माशाल्लाह अपनी मौत, आप भी मर रही थी प्रोडक्ट, कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऐसी बना दी है जिससे आप बड़ा इंपैक्ट हो गया है, तो कोई बात नहीं है, छोड़ें इस बात को, ये तो वैसे ही हम फेज आउट हो ही रहे थे। इसमें तो सिर्फ ये प्लान करना है कि इस वक्त हमारी इन्वेंट्री कितनी पड़ी है और फौरन से हमने अपने R&D वालों से पूछना है भाई नई प्रोडक्ट कब आ रही है। इसके दरमियान का जो टाइम फ्रेम है वो हमें प्लान करना है, उसको देखना है कि कितने अरसे तक हम क्या करें, कैसे वक्त गुजारना है हमें। तो ये 5 बातें भी किताब में आपको लिखी हुई नजर आएंगी। फिर वो कह रहा है कंपनीज नीड टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। वो कहते हैं जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है ना, उनमें हमें कई सारी बातों के ऊपर फोकस करना पड़ता है। नंबर 1 इंडस्ट्रियल सेगमेंट और नंबर 2 मार्केट। वो कह रहे हैं बाद दफा क्या होता है, हम द इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट और सेगमेंट दे इंटेंडेड टू ऑपरेट, हमने किस सेगमेंट में काम करना है। मैंने अभी वो MG वाली बात बताई आपको, ठीक है ना। फिर किस मार्केट में काम करना है, पाकिस्तान की मार्केट में काम करना है। मतलब हमने MG की ही डीलरशिप ली है और हम
पाकिस्तान में नहीं काम कर रहे हैं, हम यूएई में काम कर रहे हैं, कोई और मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, तो फिर ये जो पाकिस्तान में टैक्स लगा इससे हमारा कोई खास ताल्लुक नहीं है। हमें देखना है हम किस मार्केट में काम कर रहे हैं और किस इंडस्ट्रियल सेगमेंट में काम कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं जो असल में जो पिछली दो बातें हैं इसको थोड़ा सा लिंक किया उन्होंने यहां लाकर कंपटीशन के साथ, कि असल में तो आपको पता है पोर्टर भी कंपटीशन की बातें कर रहे हैं, सॉर्ट एनालिसिस में भी हम कंपटीशन की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे सबसे पहले आपने देखना है हमारा कंपटीशन है किसके साथ। A distinction should be made between product and market. जनरली हमारा क्या ख्याल है, जो लोग एक जैसी प्रोडक्ट बना रहे हैं उनका ही कंपटीशन होगा ना, जो लोग प्रोडक्ट ही एक जैसी नहीं बना रहे उनका आपस में कोई कंपटीशन होगा? जनरली नहीं होगा, ऐसी लग रहा है। अच्छा, जो लोग एक जैसी प्रोडक्ट बना रहे हैं उनका जरूर आपस में कंपटीशन होगा? डिपेंड करता है। तो ये यहां यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो कंपटीशन है ना वो बाज दफा डिफरेंट इंडस्ट्रीज का भी कंपटीशन होगा, डिफरेंट इंडस्ट्रीज विद सेम मार्केट। अगर एक ही मार्केट को टच कर रही है, मार्केट हमने क्या कहा था, मार्केट कस्टमर भी हो सकता है, एक ही कस्टमर को दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज अप्रोच कर रही है, वो कहता फिर इनका तो है तो अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग लोग हैं, लेकिन इनका आपस में कंपटीशन अराइज हो गया। मसलन एक शख्स है, उसने एक सर्विसेज सेंटर बना रखा है आपके इलाके में, वो कहता है यार कोई भी आपके घर पे प्रॉब्लम आ गया है तो रिपेयर सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, आजकल तो एप्स वगैरह भी बनी हुई हैं और फला फला। ये उस शख्स का बिजनेस है। आपके घर में कोई इशू है, आप इसके अंदर हमें कॉल कीजिए, कॉल आ भी गई है, तो वो कहते हैं जनाब हमें बताइए कहां पे रिपेयर रिक्वायर्ड है, तो वहां हम रिपेयर सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर देते। अब ये एक छोटा सा आदमी एक इलाके में महल्ले में कहीं दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई आपका पेट खराब हो गया है, कहीं कोई और चीज खराब हो गई है, इसका रोजी रोटी यहां से चल रही है। एक इंडस्ट्री है हमारे यहाँ काम, हमारे यहाँ क्योंकि लेबर सस्ती है, ज्यादा इस तरह की प्रोडक्ट्स हमें नजर नहीं आती, बाकी दुनिया में लेबर बहुत महंगी है, इस वजह से वो कहते हैं यार आपने पेंट वाले को क्यों बुला रहे हैं भाई दबे, हम आपको पेंट तैयार पेंट रोलर के अंदर देते हैं, आप रोलर को खुद ही फेर लें, इसमें उस बंदे का आपने क्या करना है, डू यूर सेल्फ। अब ये इंडस्ट्री है बाकायदा, लेकिन इस बंदे का और उसका कंपटीशन हो गया। अगर उसकी प्रोडक्ट इन हो जाएंगी मार्केट में तो इसका काम कम हो जाएगा, अगर उसकी प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाए तो इसका काम बेहतर हो जाएगा। हालांकि दो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग हैं, लेकिन आपस में कंपटीशन में आ गए हैं क्योंकि इनकी मार्केट एक है, यानी कस्टमर एक है। इसी कस्टमर को वो कह रहा है कि मैं पेंट आके कर देता हूं, और ये कंपनी कह रही है कि नहीं यार आप हमारा रोलर ले रहे हो, उसे जाके फेर लें, इस बंदे को बुलाने की क्या जरूरत है। कंपीट कर रहे हैं, बात समझ आ गई। इसी तरह से एक इंडस्ट्री है, एक और शख्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आपको लॉन्ड्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, आपके कहते हैं जी मैं घर से ले जाऊंगा, घर दे जाऊंगा। सैमसंग वाले कहते हैं यार इसकी छुट्टी करो, ऑटो मशीन ले लो, क्या जरूरत है भाई। अब ये दो अलग अलग लोग हैं, एक इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं है इनका, लेकिन ये कंपेटिटर इसलिए है कि इनकी मार्केट एक है, ये एक ही बंदे को अप्रोच कर रहे हैं। वो कहता है मेरे से कपड़े धुलवा लो, वो कहता है जी वॉशिंग मशीन खरीद लो ऑटोमेटिक, ये खुद ही धो देगी। अब ये फिर दोनों एक दूसरे को कंपीट कर रहे हैं, हालांकि अलग अलग इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्री है, लेकिन एक दूसरे को कंपीट करें। तो कह रहे हैं कि कंपटीशन में ये जो आपके जहन में बात है कि सिमिलर लोगों का या सिमिलर इंडस्ट्री का कंपटीशन होगा, ऐसा नहीं है। कंपनीज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज माइट हैव कंपटीशन ड्यू टू सेम मार्केट। फिर ये दो मैंने नीचे वही वाले एग्जांपल लिखे। फिर आ गया जी नॉर्मली हमें सेम मार्केट वाले लोग, हम अभी कह रहे थे कि इनका कंपटीशन होगा, वो कहते हैं ये भी कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा कि कैसी सर्विसेज हैं। मसलन हम एयरलाइन ऑपरेशंस हैं, पीआईए, चलो पीआईए का भी नाम लेते, एमरेट्स एयरलाइन का किसी दुनिया की और एयरलाइन से कोई दो रूट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे को कंपीट ही नहीं करते हैं, तो इस रूट्स के लिए हमारा कोई बिजनेस आपस में कंपटीशन नहीं है, ठीक है ना। कोई दो दुनिया की डेस्टिनेशन है, वहां पर कोई अलग अलग रेस्टोरेंट्स की चेन है, उधर एक चेन उस रीजन में है, एक चेन उस रीजन में है, इनकी मार्केट सेम नहीं है, प्रोडक्ट सेम है, इंडस्ट्री सेम है, मार्केट सेम नहीं है, इसलिए कंपीट नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं जनाब लाहौर के कॉलेजेस और कराची के कॉलेजेस, फिजिकल क्लासेस जब तक थी, जब तक ऑनलाइन नहीं थी, इनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं था। कराची का कोई बड़े से बड़ा कॉलेज लाहौर के किसी कॉलेज के लिए कोई थ्रेट नहीं था, लाहौर का कोई बड़े से बड़ा कॉलेज कराची के किसी कॉलेज के लिए थ्रेट नहीं था। लेकिन फिर इससे आगे किताब बताएगी आपको कन्वर्जेंस, कि बाद दफा चीजें कन्वर्ट होना शुरू हो गई। ऑनलाइन ने आके दोनों की मार्केट सेम कर दी,
उसी कस्टमर को मैं राइस से अप्रोच कर रहा हूं कि यार राइस की ऑनलाइन क्लासेस ले लें, उसी से कराची का एक कॉलेज आके कह रहे हैं मेरी ऑनलाइन ले लें, मेरी ऑनलाइन ले लें। ऑनलाइन में ये सब लोग क्या बन गए हैं? कंपेटिटर बन गए हैं। लेकिन फिजिकल क्लासेस में इनमें से कोई भी कंपेटिटर नहीं था। तो एक्चुअली यहां हम यही बात सीख रहे हैं कि बाज़ दफा सेम इंडस्ट्री में होने के बावजूद हम कंपेटिटर नहीं होंगे, और बाज़ मर्तबा बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्रीज में होने के बावजूद हम आपस में क्या होंगे? कंपेटिटर होंगे। फ्यूचर में जाकर होगा, ठीक है ना। अभी हम करंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन की बात कर रहे हैं कि क्या इस वक्त कंपटीशन है। अंकल ये अभी तो कोई नहीं। अंकल क्या फ्यूचर में होने का कोई चांस है? वो कहता है हाँ हो भी सकता है। इसका मतलब है इसको सामने रख के स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। वो कहता है जी नहीं फ्यूचर का कोई चांस नहीं हो सकता, तो फिर ठीक है नहीं बनानी चाहिए। मैं वो इसीलिए मैं पीआईए की फौरन मैंने लफ्ज वापस ले लिया था। मैं इसीलिए एमिरेट्स पे चला गया था, ठीक है ना, कि वो पीआईए तो एयरलाइन की डेफिनेशन में नहीं आती ना, ठीक है। उसे तो चिंची रिक्शा या समथिंग कोई ऐसा नाम उसका रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने फौरन पीआईए का लफ्ज चेंज कर लिया। कंपटीशन है कि नहीं है? कंपटीशन है कि नहीं है? बहरिया टाउन ने कराची के अंदर एक फनलैंड अपना बनाया और उसके अंदर रोलर कोस्टर इंस्टॉल कर। अब पाकिस्तान में इस वक्त रोलर कोस्टर और कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो मोनोपोली हो गई उसकी। लेकिन यही रोलर कोस्टर एमजी वर्ल्ड, आईएमजी वर्ल्ड और फरारी वर्ल्ड के अंदर दुबई के अंदर मौजूद है। क्या इनका आपस में कंपटीशन है? कोई कंपटीशन नहीं है। जो कराची के लोग हैं वो जाहिर है कराची से ही रोलर कोस्टर, अब खाली रोलर कोस्टर पे बैठने के लिए तो दुबई नहीं चले जाएंगे, ठीक है ना। इंडस्ट्री सेम है लेकिन कंपटीशन क्यों? क्योंकि मार्केट डिफरेंट है। जो रोलर कोस्टर कराची में इंस्टॉल हुई है उसकी मार्केट कराची के इर्द गिर्द, या कोई बहुत ही शौकीन आदमी हो वो कहे यार अच्छा, वैसे मैं अक्सर कहता हूं कि रोलर कोस्टर पे लाइफ में एक दफा जरूर बैठना चाहिए, ये एक बड़ा लाइफ चेंजिंग, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और कहते यार हमने एक बात सुनी है, चलो हम दुबई नहीं जा सकते, कराची तो जाके बैठ सकते हैं, तो हो सकता है पाकिस्तान इसकी मार्केट बन जाए। लेकिन फिर भी दुबई की कंपनी और हमारी कंपनी डिफरेंट है। क्यों? इंडस्ट्री सेम है लेकिन मार्केट डिफरेंट है। इसकी मार्केट पाकिस्तान के लोग हैं और उसकी मार्केट वहां के लोग हैं। तो बाद दफा हम सेम इंडस्ट्री में होते हुए हमारा कंपटीशन नहीं होगा, बाद दफा डिफरेंट इंडस्ट्रीज में रहते हुए हमारा कंपटीशन होगा। उसके बाद आ गया वो कहता है जी एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक पोजीशन। जब आप स्ट्रेटेजिक पोजीशन का एनालिसिस कर रहे हो तो कहता है यार 3 बातों का तो ख्याल कर लिया करें सवाल में। नंबर 1, विच इंडस्ट्रीज एंड सेगमेंट दे ऑपरेट। कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं और उस इंडस्ट्री के किस सेगमेंट में ऑपरेट। इसलिए अलग अलग समझाया गया कि इंडस्ट्री क्या है, सेगमेंट क्या है, विच मार्केट दे आर सेलिंग। इसका मतलब है पहली लाइन को अगर हम कर लें, किस इंडस्ट्री में, किस सेगमेंट में और किस मार्केट में हम ऑपरेट कर रहे हैं, ये देखेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा कंपटीशन किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। दे आल्सो नीड टू रिकॉग्नाइज चेंजिंग कंडीशन इन द इंडस्ट्री। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि कोई भी इंडस्ट्री है उसमें जो चेंजिंग कंडीशन है, लाहौर के कॉलेजेस और कराची के कॉलेजेस ये आराम से बैठे हुए थे पिछले 25-30 साल से कि हमारा आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। पिछले 2-3 सालों के अंदर ऑनलाइन इंडस्ट्री इवॉल्व हुई तो उसने बताया नहीं आप तो सबसे बड़े एक दूसरे के कंपटीटर बन गए। बात समझ आ रही है? तो हमें इसके ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा। दे आल्सो नीड टू रिकॉग्नाइज चेंजिंग कंडीशन इन इंडस्ट्री, सेगमेंट्स एंड मार्केट, कि क्या कोई इंडस्ट्री में, सेगमेंट में, मार्केट में तो कोई चेंज नहीं आ रही है। अगर चेंज आ रही है तो फिर हमें उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी कि क्या चेंज आ रही है, फ्यूचर में क्या चेंज आ सकती है, जिसके मुताबिक हमें कोई ना कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जिसके मुताबिक हमें कुछ ना कुछ देखने की जरूरत है। ठीक होगी बात जी? तो ये पहले वाला पोर्शन आपका किताब का, ये स्लाइड में आपको कोई शाम में भेजूंगा तो फिर आप वहां से इसको करेंगे। नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला, यहां से आगे चलेंगे।